नवोदय विद्यालय समिति ये एक ऐसी शिक्षण संस्थान है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आती है। बेसिकली नवोदय विद्यालय समिति के ना बहुत से स्कूल्स हैं, जिन स्कूलों का नाम है जवाहर नवोदय विद्यालय, जो कि एक ऐसे सेंट्रल स्कूल्स हैं जो कि जितने हमारे देश के जो रूरल एरियाज़ हैं जहाँ पे लर्निंग जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, रास्ते सही से नहीं बने हुए हैं, बिजली नहीं पहुंच पाती है, फाइनेंशियल स्थिति सही नहीं है, तो उनके लिए इन सारे स्कूलों का निर्माण किया गया है जिनका नाम है जवाहर नवोदय विद्यालय, जहाँ पे 6 to 12 की को एडुकेशनल पढ़ाई होती है। यहाँ पे बाकायदा हॉस्टल वगैरह की सुविधा दी जाती है, मेस की खाने पीने की सुविधा रहती है, 6 to 12 तक की पढ़ाई यहाँ पे करवाई जाती है। अब देखो एनवीएस जो है ना, नवोदय विद्यालय समिति, इनके जितने भी स्कूल्स होंगे, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ वहाँ पे टीजीटी और पीजीटी टीचर्स की ज़रूरत होगी या प्रिंसिपल की ज़रूरत होगी। ऑब्वियस सी बात है, अगर वो स्कूल रन हो रहा तो वहाँ पे हॉस्टल्स होंगे, वहाँ पे मेस होगा, वहाँ पे उस पूरी स्कूल को चलाने के लिए एक मैनेजमेंट चाहिए जो कि काम करेगा, एडमिशन में काम करेगा, बेसिकली हॉस्टल्स के लिए काम करेगा, एडमिशन जो कंडक्ट होगा वहाँ के लिए काम करेगा। तो वैसे पोस्ट को हम कहेंगे नॉन टीचिंग पोस्ट। ठीक है, यहाँ तक बातचीत। अब एनवीएस की जो नॉन टीचिंग की पोस्ट आती है ना, वो असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, इस तरीके की पोस्ट आती है एनवीएस की नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए। नॉन टीचिंग का सिंपल सा मतलब है कि ये जितने भी पोस्ट होते हैं इनका काम पढ़ाने का नहीं होता है, यानी टीचिंग में ये किसी भी तरीके से इन्वॉल्व नहीं रहेंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इनकी इम्पोर्टेंस कम हो जाएगी किसी भी तरीके से जो टीचर्स रहते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय में। ठीक है, यहाँ तक चर्चा। अब थोड़ा सा ना मैं एक बार आपको नवोदय विद्यालय समिति जो है ना उसकी एक ऑफिशियल वेबसाइट टूर दे देती हूँ। ठीक है, नवोदय.gov.in जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट है नवोदय विद्यालय समिति का। जैसे ही आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आओगे बेसिकली, तो यहाँ पे आप देखोगे हमारे प्रेसिडेंट की फ़ोटो है फ़िलहाल में, यहाँ पे मिनिस्टर्स की फ़ोटो है, ये आप देख सकते हो, यहाँ पे विजन लिखा हुआ है, यहाँ पे हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर की फ़ोटो है, जो अभी स्टेट मिनिस्टर है उनकी फ़ोटो यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे आप देखोगे मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव नोटिफिकेशंस वगैरह आते हैं, जैसे स्कूल्स वगैरह से कौन अभी रिलीव हुआ है उससे रिलेटेड। अगर मैं यहाँ पे रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन में जाऊँ, यहाँ पे रिक्रूटमेंट की रूल्स दी गई है कि किस तरीके का कहाँ का सर्कुलर आ रखा है, मतलब पिछले 1-2 साल में कितनी वैकेंसीज एनवीएस ने रिलीज़ की हुई है, ये आप देख सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी फैसिलिटीज़ जो जेएनवीज़ में प्रोवाइड की जाती है स्टूडेंट्स टीचर के लिए, पेरेंट्स टीचर काउंसिल यहाँ पे बनी हुई है। आप एडमिशन देख सकते हो कि एनरोलमेंट की पॉलिसी क्या होती है। बेसिकली 6, 9 और 11 में ऑब्वियस सी बात है कि एडमिशन होता है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख सकते हो कि क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन होने चाहिए उन सारे कैंडिडेट्स की जिनका सिलेक्शन जवाहर नवोदय विद्यालय में होता है, जो कि नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा चलाया जाता है। यहाँ पे आप सेक्रेटरी देख सकते हो, कौन है फ़िलहाल सेक्रेटरी। कभी कभी ना वेबसाइट में इशू हो सकता है, लेकिन इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो सिंस ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो हो सकता है कभी कभी वेबसाइट में ग्लिच आए, लेकिन इस तरीके से थोड़ा सा आप रिफ्रेश करना, ऑटोमेटिकली वेबसाइट फिर रेगुलर तरीके से रन होने लगेगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट वेबसाइट टूर ऑफ नवोदय विद्यालय समिति। किसी भी तरीके का कोई डाउट है, चाहे वो नॉन टीचिंग से रिलेटेड हो या टीचिंग से रिलेटेड हो, तो अभिलाष सर खुद बहुत से सेमिनार मीट्स करते, बहुत से वेबिनार मीट्स करते, जहाँ पे सर जॉब डायनामिक्स जो टीचिंग जॉब में होती है या फिर नॉन टीचिंग जॉब में, सब पे सर चर्चा करते, जिसकी जानकारी इवन नॉन टीचिंग से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप, और अगर कुछ नहीं समझ आ रहा ना स्टूडेंट, तो आप चुपचाप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। दोनों के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स साथ ही में कॉमेंट में भी पिन कर दिया है। इसके अलावा फॉर फर्दर डिटेल्स यू कैन ऑल्सो विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट www.delhibytes.in, या फिर प्ले स्टोर से आप हमारा एप्लीकेशन डेली बाइट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। अब थोड़ा सा ना मैं पोस्ट वाइज चर्चा करती हूँ। सबसे पहले मैं चर्चा करती हूँ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की। देखो यहाँ पे ना आप सबसे पहले एलिजिबिलिटी देखो, यहाँ पे सिर्फ कहा जा रहा है कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और कंप्यूटर ऑपरेशन की नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन इसका जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है ना, वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू होता है। टोटल 130 मार्क्स का पेपर होगा और जहाँ पे 2.5 घंटे का आपको समय मिलेगा
प्लस यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होगी, और यहाँ पे एकदम जनरल पेपर होगा, रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी आपसे पूछी जाएगी, बेसिक नॉलेज वगैरह पूछा जाएगा, आरटीआई ये सब, सर्विस रूल्स, इस्टेब्लिशमेंट रूल्स, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। तो कंसर्न ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप एलिजिबिलिटी को भी लेके नहीं चल सकते हो। अगर नॉर्मल आप ग्रेजुएट हो तो भी आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बनने के लिए पर्याप्त है, लेकिन जो इसका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है ना स्टूडेंट्स, वो बहुत ज़्यादा कठिन होता है, तो वो आपको एक बारी समझने की ज़रूरत है। हालांकि इस पर डिटेल वीडियो भी मैं बिल्कुल ले आऊँगी। इसके अलावा अगर मैं जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के बारे में बताऊँ, अब ट्रांसलेशन ऑफिसर की क्यों ज़रूरत पड़ेगी? ऑब्वियसली बात है, जितने भी जेएनवीज़ हैं यानी जवाहर नवोदय विद्यालय हैं, वो हमारे देश के किन किन कोनों में होंगे, वहाँ पे भाषाओं की दिक्कत होगी ही होगी। तो उसके लिए आप एलिजिबिलिटी देखो, यहाँ पे हिंदी विथ इंग्लिश चाहिए, या फिर आपके पास ये सारी एलिजिबिलिटी के ऑप्शंस दिए हुए हैं जिन्हें आप चेक कर सकते हो। अब फिर से मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे ना एलिजिबिलिटी के बारे में बहुत ज़्यादा सोच के नहीं, आप कंपोनेंट देखो। यहाँ पे ट्रांसलेशन आपको देना होगा, मेंटल रीजनिंग एबिलिटी है, जनरल अवेयरनेस है, सब्जेक्ट नॉलेज है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे समझनी होगी। ठीक है, चर्चा यहाँ तक। अब थोड़ा सा ना स्टेनोग्राफर समझो। स्टेनोग्राफर क्या होता है ना, ये कुछ इस तरीके की पोस्ट होती है जहाँ पे बड़ी बड़ी बातचीत को आप छोटे छोटे शब्दों में लिखते हो, जहाँ पे आपका शॉर्ट हैंड स्पीड जो टेस्ट है वो होता है। बेसिकली जैसे काफ़ी आधे घंटे की 45 मिनट की मीटिंग चली, तो जब आप मिनट्स ऑफ मीटिंग्स बनाओगे तो उसमें थोड़ी आप पूरी लंबी लंबी डायलॉग्स लिखोगे नहीं, वहाँ पे आप अपने शॉर्ट हैंड स्पीड के साथ छोटे छोटे शब्दों में लिखोगे। तो उसकी ना पूरी एक प्रोसेस होती है जो आपको सीखनी होती है। तो यहाँ पे भी देखो, अगर आपने शॉर्ट हैंड की जो प्रोसेस है, जो शॉर्ट हैंड की मैं एक तरीके से कहूँ प्रैक्टिस है, वो आपने कर रखी है, और अगर आप 12th पास हो तो आराम से स्टेनोग्राफर की आपको पोस्ट मिल जाएगी जेएनवी स्कूल में। और इसका देख लो, अगर आप टेस्ट वगैरह भी, तो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी है, जनरल अवेयरनेस है, बेसिक नॉलेज पूछा जाता है कंप्यूटर ऑपरेशन में, मतलब काफ़ी चीज़ें सिंपल सी हैं। ठीक है, यहाँ तक चर्चा। अब इसके अलावा देखो कंप्यूटर ऑपरेटर की। यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर क्या है ना, कि कंप्यूटर ऑपरेटर में बेसिकली आपसे सिर्फ कहा जाता है कि डिग्री मांगी जाती है। ठीक है, डिग्री मांगी जाती है, और साथ ही में यहाँ पे आपका जो वर्ड प्रोसेसिंग वगैरह है वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जाती है। अब यहाँ पे अगेन आई एम सेइंग कि एक बार ये आप देख सकते हो कि क्या यहाँ पे पेपर का स्ट्रक्चर है बेसिकली। नाउ कमिंग टू दी जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, ये जो है ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट है। ठीक है, यहाँ पे आपको ना थोड़ा आराम से समझना होगा कि किस तरीके से एलिजिबिलिटी की इन्होंने डिमांड करी है, और इसका पेपर स्ट्रक्चर भी आप देखो, इसमें ना कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, पेपर स्ट्रक्चर वगैरह काफ़ी सिंपल है। यहाँ पे क्लास 12th की आपकी डिग्री मांगी गई है। इसके बाद में जो भी टाइपिंग स्पीड है वो बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। ठीक है, यहाँ तक चर्चा। अब एक पोस्ट आता है MTS का, जिसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सिर्फ इतना है कि भाई आप क्लास 10th पास होने चाहिए। आराम से 20-22 हज़ार रुपये आप 10th के बाद कमा सकते हो अगर आपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्लियर कर लिया है। तो ये ना मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है कि नॉन टीचिंग पोस्ट के एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज किस तरीके के होते हैं और किस तरीके से वहाँ पे रिक्रूटमेंट होती है एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पे। तो दिस विल बी ऑल फॉर दिस सेक्शन। किसी भी तरीके का कोई समस्या है, किसी तरीके की कोई दुविधा है, तो आप हमसे हमारे सोशल मीडिया पे जुड़ सकते हो। दिस विल बी ऑल फॉर दिस सेक्शन। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। डू सब्सक्राइब डेली बाइट।